ये तो बंद हो गया यार। वो सर 1 2 3 4 5 6 नहीं नहीं ये तो यहाँ से इंडेक्स 19 ये 7 मार्क्स का आने वाला है कंफर्म 100% आएगा। पिछले बार क्या बोला था, आया क्या? बस 100% 7 मार्क्स यह हो सकता है कि एमसीक्यू बेस्ड हो जाए। एम्प्लॉय बेनिफिट शशांक नाम एम्प्लॉय बेनिफिट में जैसे देखो एम्प्लॉय बेनिफिट में तो बहुत सारी चीजें कवर है यार। अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, बेनिफिट है कि नहीं? बोनस देते हैं, बेनिफिट है कि नहीं? अलाउंसेस देते हैं, बेनिफिट है कि नहीं? परक्विजिट्स देते हैं, बेनिफिट है कि नहीं? लेकिन ये जो चार चीज का मैं नाम लिया ना, ये चारों चीज आप ईयरली दे देते हैं और ईयरली पीएल में डाल भी देते हो आप। ऐसा नहीं होता कभी कभार कुछ कंसर्न में ऐसा होता है कि मार्च में एक सैलरी आप 5 अप्रैल को देंगे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मार्च की सैलरी बुक नहीं करोगे आप। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो दिखाओगे ना, तो उसके लिए नहीं है ये, उनके लिए नहीं है जो रिकरिंग नेचर का बेनिफिट है, जो आप उनको कैश में दे रहे हैं। कैश का मतलब चेक बैंक जो भी दे रहे हैं, वो सब चीजों के लिए नहीं है ये। ना सैलरी के लिए, ना बोनस के लिए है, ना कमीशन के लिए है, ना डीए के लिए है, ना परक्विजिट्स के लिए है, इनके लिए नहीं है। और उनके लिए कोई यस हो भी नहीं सकता, वो तो रेगुलर नेचर का खर्च है यार, उसके लिए यस क्या बनाएंगे। आता है दूसरा चीजें जो वो जैसे जैसे सर्विस देते जाते हैं ना, हमारे पर ड्यू होते जाता है वो चीज। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ग्रेचुइटी। सबसे बढ़िया एग्जांपल ग्रेचुइटी के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है, इस कारण वो सबसे बढ़िया एग्जांपल बनता है। जैसे क्या लिखा हुआ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कि जो एम्प्लॉय 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर लेगा उसको आपको एक कंप्लीटेड ईयर में 15 दिन की सैलरी के बराबर ग्रेचुइटी देना पड़ेगा। तो जो आदमी 15 साल बाद रिटायर होगा, जो एम्प्लॉय 15 ईयर आफ्टर 15 ईयर रिटायर होगा, आपको उसको 300 की सैलरी 300 डेज की सैलरी ग्रेचुइटी के रूप में देनी पड़ेगी जब वो रिटायर होगा तब। और सैलरी कौन सी वाली लेने पता है? लास्ट ड्रॉन। क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं ऐसी बता रहा हूं, याद मत कर देना तुम लोग। 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यह है। उसको कब देना है आपको? जब रिटायर हो। अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक्रूअल या मर्केंटाइल जो बोलते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि जब वो रिटायर होगा तो पूरा 300 दिन, एग्जांपल है 300 दिन, 15 साल बाद रिटायर होगा तो, सॉरी 20 साल बाद रिटायर होगा तो 300 डेज की जो आपको ग्रेचुइटी देना है, तो सीधा जब देंगे तब अकाउंटिंग करेंगे। उसमें तो आपका कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा, जबकि अपना क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे। तो जब एक्रूअल बेसिस पे अपना सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो 1 साल खत्म हुआ, 15 दिन की सैलरी का पैसा ड्यू हो गया, कुछ करना पड़ेगा।
नहीं करेंगे तो एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बुरा मान जाएगा। नहीं मैं नहीं पीता ही नहीं। एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बुरा मान जाए, कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहली बात तो यह सोचना कि यह आदमी कितने दिन तक मेरे यहां काम करेगा, कि यह 5 साल खत्म कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा, तब तो डी होगा ना। तो पहला एस्टिमेशन कितने साल काम करेगा। दूसरा एस्टिमेशन, यार इसको तो मेरे को सैलरी जो देनी है लास्ट ड्रॉन के बेसिस पे देनी है, उस समय सैलरी क्या होगी। तो एस्टिमेशन, 1-2 एम्प्लॉय वाले में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता ना, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, सबके बारे में एस्टिमेशन, कौन कितने साल कंप्लीट करेगा, किसकी सैलरी क्या होगी। कुछ टेक्निकल काम है नहीं कि नहीं है टेक्निकल काम, और कितने दिन जिंदा रहेगा ये भी सोचना पड़ जाए, बहुत टेक्निकल काम। इस टेक्निकल काम के लिए एक कोर्स है इंडिया में, एक्चुअरी, वो एस्टिमेशन करता है, कुछ स्टैटिस्टिकली सैंपलिंग करती है, वो तो करता है। अपने को मतलब नहीं है, अपने को नहीं करना एस्टिमेशन, अपने दिया रहेगा। अब सवाल ये उठता है, चलो सब चीज दिया रहेगा अपने को, अब ये उठता है कि ये जो 1 साल का 15 दिन का ड्यू हो गया, ये जो है इसका मैं प्रोविजन बना देता हूं अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब रिटायर होगा तब देने। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, किसमें जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएगा। एमसीक्यू पूछ सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएगा। मैं प्रोविजन बना लिया, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की जो बातें हैं वो मैं मान लिया, मैं प्रोविजन बना दिया। अब मैं हर साल प्रोविजन बनाते जाऊंगा, वो मेरा लाइबिलिटी क्या है, मेरा कौन सी लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा। किसमें आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा। अब एक बात बताओ, जब वो रिटायर होगा, कोई भी पर्सन रिटायर हुआ, जैसे एक साथ 5 लोग रिटायर हुए है ना, 5 की ज्वाइनिंग एक साथ थी, 5 एक साल रिटायर हुए, और अब आप उसको पैसा देना है, उसको कैश, अरे कैश बोलता मतलब बैंक से थ्रू देना है, तो कहां से दोगे बताओ। प्रोविजन से, प्रोविजन बनाए हो, प्रोविजन डेबिट टू कैश नहीं किए, कोई एंट्री पास किया हुआ, कैश डेबिट टू प्रोविजन कहां हुआ है, कैश डेबिट टू प्रोविजन थोड़ी हुआ है ना। एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन। जनरल एंट्री नहीं आता ना फाइनल में। तो कैश का क्या करें, जब वो रिटायर होगा तब एक साथ देखेंगे यार, एक साथ दे देंगे यार। 5 आदमी एक साथ रिटायर होगा, ग्रेच्युटी का पैसा दोगे ना, तो सब्सटेंशियल आपका वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ने एक चीज बोली है। सबसे पहले एक बात बता दूं, आप क्या कभी फाइनल में हो, मैं पूछ रहा हूं ना एक चीज, कभी ध्यान से इसका आंसर देना, ग्रेच्युटी का डिपार्टमेंट होता है क्या, ग्रेच्युटी का कोई डिपार्टमेंट होता है क्या। पीएफ का डिपार्टमेंट है, आप पीएफ का कंट्रीब्यूशन उस डिपार्टमेंट में जमा कराते हो एम्प्लॉय के नाम से। वो ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहा, जाओ मेरे क्या करना है, पीएफ कंट्रीब्यूशन मैं दे देता हूं एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट काम जाने, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा ना गवर्नमेंट से ले लेगा, वो मेरे पास नहीं आएगा। अच्छा, उसको दूसरा अल्टरनेट भी होता है, वो बाद में बताऊं, लेकिन ग्रेच्युटी का डिपार्टमेंट है ही नहीं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक पढ़े हो, वहां पर ना ध्यान नहीं जाता पढ़ते समय,
यार इसका ग्रेचुइटी का डिपार्टमेंट नहीं है करके। जैसे पीएफ में तो कंट्रीब्यूशन की डेट भी होती है, ऐसा तो कुछ था नहीं। ग्रेचुइटी में सिर्फ एक इंस्पेक्टर होता है, एक पोस्ट होती है सिर्फ इंस्पेक्टर की, वो बस विजिट करता है, देखता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप कैश का कंट्रीब्यूशन किसी डिपार्टमेंट को कर ही नहीं सकते जैसे पीएफ में करते हैं। फिर इन हाउस अरेंजमेंट करना पड़ता है। इन हाउस अरेंजमेंट करके आपको खुद का पैसा खुद के पास रखना पड़ता है, खुद का पैसा खुद के पास रखना पड़ता है। तो एक तरफ आप लायबिलिटी बनाओगे, एक तरफ एसेट क्रिएट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, खुद का पैसा खुद को कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि वो ट्रस्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय की तरफ से 2-3 लोग रहते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से 2-3 लोग रहते हैं, ट्रस्ट बना देते हैं, लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट का ही आइटम है ना। वो पैसा जो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा वो मेरे ही बैलेंस शीट का आइटम रहेगा, क्योंकि लायबिलिटी मेरे बैलेंस शीट की आइटम है ना। लायबिलिटी किसकी आइटम है? मेरे बैलेंस शीट की है। तो उसके अगेंस्ट मैं जो एसेट क्रिएट करूंगा वो भी तो मेरे बैलेंस शीट की आइटम होगी। हाँ, नलीफाई जनरली नहीं होता है, डिफरेंस आता है, वो बाद में देखेंगे, डिफरेंस आता है। अब फंड बन गया, उसको एसेट जो बनते हैं ना उसको फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंड बोलते हैं उसको। नया पेज खोल दो। लायबिलिटी का पहले समझाता हूं मैं। देखो मैं ना आपको समझा रहा हूं सब्सिक्वेंट ईयर के एग्जांपल से, क्योंकि वो जल्दी समझ आते हैं। सब्सिक्वेंट ईयर मतलब पहले से लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है। लायबिलिटी का क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस ये ओपनिंग बैलेंस जो है ना अपन बनाते हैं ना, अपने को देने सैलरी फ्यूचर की सैलरी के बेसिस पे देने। किस पे देने? फ्यूचर की सैलरी एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो ऐसा नहीं होता जनरली। एक इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से बढ़ना सबको पता है कि इस रेट से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अनलेस बीच में कोई अचानक से उसको ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दे तो उसको एबनॉर्मली इंक्रीज मिल जाता है। अदरवाइज सबकी इंक्रीज क्या रहती है? इन्फ्लेशन से 1-2% ज्यादा, जो सबको पता रहता है। तो आप प्रोविजन बनाते हो ना, जो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है प्रेजेंट वैल्यू पे। क्या है? उसको हर साल फ्यूचर पे ले जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? इन लोग बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो फाइनेंस कॉस्ट से लायबिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि हर साल उसको धीरे धीरे फ्यूचर में ले जाते हैं अपन। तो अपन उसको क्या करेंगे? बढ़ाने वाले फाइनेंस कॉस्ट के नाम से या चार्ज के नाम से। क्योंकि आपको पता है शेड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस में एक हेडिंग आ गई है फाइनेंस कॉस्ट करके, एक हेडिंग आई है, इंटरेस्ट कॉस्ट करके हेडिंग नहीं आया है। जो अपन पीएल बनाते रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, उसमें जो हेडिंग है खर्चों की, उसमें एक हेडिंग क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट आजकल यूज नहीं किया जाता है, फाइनेंस चार्ज वर्ड यूज करिए। कैसे करेंगे? आपको ओपनिंग बैलेंस पे जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा उसमें जोड़ना है। अब सवाल ये उठता है, ध्यान देना,
अरे फाइनेंस ओपनिंग बैलेंस का जोड़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस में जोड़ते हैं। हाँ। ये निकलता है वही ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस पे रुपीस निकल। का हाँ, लेकिन ना उसमें कभी कभी मैं अभी थोड़ा देर बाद समझाऊंगा कि कभी कभी ओपनिंग बैलेंस से कुछ अलग अमाउंट पे भी निकलता है, लेकिन अभी आप ये मान के चलो ओपनिंग बैलेंस पे ही निकलता है। थोड़ा देर बाद आपको समझ आएगा, मैं लिखवाऊंगा कि कभी कभी ओपनिंग बैलेंस के अलावा भी निकलता है। दूसरी बात ये चल रही थी, देखो ये है इंडियस 19, इससे करस्पॉन्डिंग जो है इंटरनेशनल मार्केट का वो क्या है, IAS 19, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो कहीं कहीं उनके में और हमारे में कुछ डिफरेंस होता है, जिसको कार्व आउट या कार्विंग बोलते हैं। यहां पर आके थोड़ा सा मैं आपको कार्व आउट और कार्विंग बताता हूं, क्योंकि आपके कोर्स में वो है। ये जो अपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, फाइनेंस चार्ज का कैलकुलेशन, उसके लिए अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं ना, वो गवर्नमेंट बॉन्ड का यूज करते हैं। किसका? गवर्नमेंट बॉन्ड का यूज करते हैं। उन लोग इंटरनेशनल लोग हाई कॉर्पोरेट बॉन्ड का यूज, कॉर्पोरेट बॉन्ड वो भी अच्छा वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसका डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है। सीधा मैं बता रहा हूं, अपनी जो इंस्टीट्यूट है वो कॉपी पेस्ट करती है क्वेश्चन, वो बस आईएएस को रिप्लेस करती, इंडिया से सर पेस्ट टू रिप्लेस रिप्लेस नहीं करती, उसे रिप्लेस करती है। और गलती से उनसे कभी कभी ऐसा हो जाता है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड को रिप्लेस करना भूल जाती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट ही रहता है, जबकि उनको रिप्लेस करना किससे का है? गवर्नमेंट बॉन्ड। तो आपको ना मतलब ही नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि एक ही इंटरेस्ट रेट है, यही यूज करूंगा मैं ओपनिंग बैलेंस में फाइनेंस चार्ज निकालते समय। और आपको कब ओपनिंग बैलेंस के अलावा यूज करना है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस फाइनेंस चार्ज। अब इसमें जुड़ता है करेंट सर्विस कॉस्ट। करेंट सर्विस कॉस्ट ये क्या होता है? ये अपन बनाते हैं क्लोजिंग, मतलब बैलेंस शीट डेट को बनाते हैं अपन। बैलेंस शीट डेट में एक साल और खत्म हो गया ना, तो एक साल और खत्म हुआ तो बहुत सारे एम्प्लॉय जो कि एलिजिबल होने वाले हैं ग्रेचुइटी के, उनकी 15 दिन की सैलरी फिर ड्यू हो गई आपके ऊपर कि नहीं हुई? उसको क्या बोलते हैं? करेंट सर्विस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? निकालना पड़ेगा क्या? दिया रहेगा, दिया रहेगा, नहीं निकालना पड़ता। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले मैं बोला था यार हो सकता है कोई एम्प्लॉय बहुत आउट परफॉर्म कर दिया हो तो उसकी अब नॉर्मल इंक्रीज हो गई हो सैलरी में, जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं थी, जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं थी। या जो ऐसा आपको लगा, उस समय कोई सोचा होगा कि यार 200 लोग हैं तो इसमें से 190 लोग ही, 190 लोग ही 5 साल कंप्लीट कर पाएंगे, तो 10 लोगों का नहीं बनाता, जबकि एक साल खत्म हो लग रहा है आप और कर लेंगे यार, इन लोग भी कर लेंगे, तो उनका तो आप बनाए नहीं थे, उनका तो बनाए नहीं थे। आपने क्या सोचा? 190 लोग ही के लिए एलिजिबल होंगे यार, ये 10 लोग मेरे को लग रहा है नहीं होंगे लोग। अब एक साल खत्म हो लगता नहीं यार ये 10 लोग भी हो जाएंगे, तो उनका 10 लोगों का तो पिछले 2-3 साल का तो आप बनाए नहीं। तो जब उनका बनाना पड़ता है, पास्ट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, दिया रहेगा। और ये तीनों आइटम पीएल का है, पीएल का है।
ये पूछता है ना कहां जाएगा, एमसीक्यू मत पूछेगा ये कहां जाएगा, पीएल में जाएगा, है ना। यार जो लोग रिटायर हो जाएंगे उनको इस साल, मतलब बैलेंस शीट खत्म हो रहा है इस साल, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, है ना, तो उनको आप पैसा दोगे ग्रेच्युटी का, आप ही दोगे ना, फंड आप बनाओ ना, आप ही दोगे कि गवर्नमेंट देगी, आप। तो उसको बोलते हैं बेनिफिट पेड। क्या बोलते हैं? बेनिफिट पेड। इससे क्या होता है ना, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? कम होगी बेनिफिट पेड से। ये कहीं नहीं जाता है, ये पीएलवीएल में नहीं जाता बेनिफिट पेड। तो पीएल में पहले जा चुका था, उसके बाद उसी का तो देर हुआ बेनिफिट पेड। अच्छा, जो नॉर्मल टर्म्स में जो एम्प्लॉय रिटायर होता है अपनी एज कंप्लीट करने के बाद, उसको जो देते हैं बेनिफिट पेड बोलते हैं। और नॉर्मल टर्म्स के अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कर्टेलमेंट, आप छटनी कर दिए, ले ऑफ बोलते हैं आजकल, आप निकाल दिए 50 एम्प्लॉय को, जाओ तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है। या आप अपने बिजनेस का एक यूनिट किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो एम्प्लॉय भी जाएगा, तो उसकी लायबिलिटी भी ले जा, तो इसकी लायबिलिटी भी। तो कभी कभी कुछ और रीजंस में, अमलगमेशन या कर्टेलमेंट के कारण भी आपकी लायबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपको उनको पैसे देने पड़ते या ट्रांसफर करने पड़ते। तो उसका नाम जो है ना कर्टेलमेंट अपन यूज करते। तो कर्टेलमेंट के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है ना, तो उससे भी आपकी लायबिलिटी कम होती है। तो वो बहुत कम क्वेश्चन में आता है, फिर भी अपन एक लिख के रख देते हैं, कर्टेलमेंट से आपकी लायबिलिटी जो कम होती है। ऐसे करके क्लोजिंग बैलेंस आता है। ये एक आध चीज को मैं छोड़ दिया हूं अभी, उसको भी डिस्कस नहीं करते। मान लो इतनी ही चीजें हो, बहुत कम ही होता है कि इससे ज्यादा कोई चीजें आए। प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीज की बात कर रहा हूं। तो मान लो कि ये सब इनपुट्स हैं, ये इतने से इनपुट होते हैं, तो जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा तो ये टैली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस भी दिया जाए, ओपनिंग बैलेंस भी दिया जाए, ये सब चीज दिया जाए आप, क्योंकि ये सब चीज दिया ही जाता है क्वेश्चन। टैली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार? डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये सब एस्टिमेशन है। क्या है ये? एस्टिमेशन है। कहां से परफेक्शन आएगा? एस्टिमेशन। तो डिफरेंस आता है, या तो प्लस या माइनस का डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं रीमेजरमेंट गेन या लॉस। क्या बोलते हैं? मतलब ये प्लस आएगा तो लायबिलिटी बढ़ी, तो वो क्या हो गया? लॉस हो गया। माइनस आएगा तो लायबिलिटी कम हो रही, तो गेन हो गया। तो रीमेजरमेंट गेन या लॉस आ सकता है, नहीं आता ही है। इतना परफेक्ट एस्टिमेशन एक्चुअरी भी नहीं करता है। आप एक्चुअरी को अपॉइंट भी कर दोगे ना, तो इतना परफेक्ट एस्टिमेशन नहीं होता कि डिफरेंस नहीं आए। इसलिए कभी कभी उसको रीमेजरमेंट गेन या लॉस की जगह एक्चुअरी अजम्पशन गेन या लॉस भी बोल देते हैं। एक्चुअरी अजम्पशन गेन या लॉस भी बोल दिया जाता है। एक्चुअरी होगा तो आपके यहां, अदरवाइज आप क्या बोलते हो? रीमेजरमेंट गेन या लॉस। क्योंकि एक्चुअरी को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, बहुत महंगी सर्विस है।
उसको कौन रखता है? इंश्योरेंस कंपनी रखती है एक्चुअरी को। ये जो है ना, ये ओसीआई का आइटम है, ओसीआई, अदर कंप्रेंसिव इनकम का आइटम है, ये पीएल का आइटम नहीं है। पास सर्विस में तो होता है जो पहले से एलिजिबल है और 15 दिन का दिन नहीं, पहले से एलिजिबल है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल ये होता है कि पास सर्विस कॉस्ट में पहले से एलिजिबल था वो, नो डाउट अपन उसका बनाए जाते इसको, लेकिन उसको सैलरी में एबनॉर्मल इंक्रीज मिला है। क्या मिला है? नॉर्मल। तो कि अपन उसको नॉर्मल इंक्रीज के हिसाब से प्रोविजन बना रहे थे, उसको एबनॉर्मल इंक्रीज मिला है। पहला ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है उसमें ऐसे भी एम्प्लॉय कवर हो गए जो पहले एलिजिबल नहीं थे, आपको लगा कि ये 5 साल कंप्लीट नहीं करेंगे, जल्दी छोड़ के चल देंगे। इनका पास्ट इतिहास जो बताता है कि लोग छोड़ छोड़ के जल्दी जाते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं यार, लोग एलिजिबल हो जाएंगे, तो उनका तो प्रोविजन बना ही हुआ नहीं था, तो उनका प्रोविजन अब क्रिएट करेंगे पिछले सालों का। वो तो करंट सर्विस कॉस्ट में पिछले सालों का करेंट सर्विस कॉस्ट में इस साल का है, करेंट सर्विस कॉस्ट में इस साल का है ना, वो एलिजिबल हो रहा है अब, तो इस साल का तो बना ही थे करेंट सर्विस कॉस्ट में, और पहले छोड़ दिए थे क्या मानते हुए कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो टेक्निकलिटी बात है, इंस्टीट्यूट टेक्निकलिटी चेक करेगा ही नहीं कि पास सर्विस कॉस्ट में क्या आएगा बताओ, वो पास सर्विस कॉस्ट लिख के दिए रहते। ठीक है, तो ये है आपका लायबिलिटी का। इसी को आगे बढ़ाते हैं, फंड या एसेट बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? फंड या एसेट। इसका भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस प्रेजेंट वैल्यूम रहता है, इसको भी बढ़ाएंगे फाइनेंस इनकम के नाम से। किस नाम से? फाइनेंस इनकम के नाम से। यह भी पीएल का आइटम है, इसमें भी वही रेट यूज होता है जो रेट आप लायबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड रेट। यार साल खत्म होता है ना, तो जब आप प्रोविजन बनाते हो करेंट सर्विस कॉस्ट और पास्ट सर्विस कॉस्ट का, है ना, तो पैसा भी तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि कहां करोगे? फंड में। तो फंड में कंट्रीब्यूशन से ना फंड बढ़ जाते हैं, तो कंट्रीब्यूशन पेड रुक गई है, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। तो नहीं होगी, नहीं चालू। बहुत सारे पीडीएफ इकट्ठा हो गया उसमें, इसलिए सॉल्व हो रहा है। कंट्रीब्यूशन पेड,
बेनिफिट पेड, ये कंट्रीब्यूशन पेड के बाद जो बेनिफिट पेड आ रहा है, ये बेनिफिट पेड वही है अमाउंट जो लाइबिलिटी में यूज हुआ था। वो दोनों सेम है, वो दोनों सेम है, लिख लेना, क्योंकि इसके बाद कहीं वो आने वाले हैं सेम चीजों को क्या करते हैं करके। बेनिफिट पेड जो लाइबिलिटी वाला था, ये लाइबिलिटी वाला जो बेनिफिट पेड है और ये जो फंड वाला बेनिफिट पेड है, ये दोनों एक ही चीज है। ये प्लस होगा ना बेनिफिट पेड, माइनस, सॉरी ये माइनस, ये भी माइनस होगा। तो ये दोनों बेनिफिट पेड सेम चीज है, सेम अमाउंट है, लेकिन पैसा तो और देते हो आप कर्टेलमेंट का। भाई एम्प्लॉय को छटनी करोगे तो क्या ऐसी बिना ग्रेच्युटी दिए निकाल दोगे क्या? पैसा दोगे ना। तो कभी कभी पैसा, वो वाला पैसा जिससे आप लायबिलिटी कम की, वो अमाउंट और ये अमाउंट डिफर करता है। कि कर्टलमेंट में ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ड्राइविंग सीट पे एम्प्लॉय बैठा है तो उसका जितना ड्यू हो रहा है उससे ज्यादा लेगा आपसे पैसा, और ड्राइविंग सीट में एम्प्लॉयर बैठा हुआ है कम देगा वो पैसा। तो वो डिफर करता है। पेड ऑन कर्टेलमेंट डिफर करता है, जबकि बेनिफिट, बेनिफिट मतलब क्या हुआ, जो रेगुलर एम्प्लॉय रिटायर हुआ, रेगुलर जिसका एज हो गया रिटायर, उसमें सेटलमेंट सौदेबाजी नहीं होती। उसमें जितना है उतना देना है आपको, तो लायबिलिटी भी उतने से कम होगी, एसेट भी उतने से कम होगी। लेकिन कर्टलमेंट में सेटलमेंट्स होते हैं। एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉय का यूनियन स्ट्रांग होगा ज्यादा पैसा मांगेगा, अदरवाइज स्ट्रांग यूनियन नहीं है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय नेगोशिएट कर रहा है, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय नेगोशिएट कर रहे हैं ना, तो ज्यादा नेगोशिएशन पावर नहीं रहता उसके पास। तो पेड ऑन कर्टेलमेंट, अब इसमें भी ना बैलेंसिंग फिगर आता है, अगेन रीमेजरमेंट गेन या लॉस। ये ओसीआई का आइटम है अगेन। तो आप देखो एसेट में से पीएल में सिर्फ एक आइटम जाएगा, कौन सा, फाइनेंस इनकम, है ना। जबकि वहां पर तीन चीजें गई थी, कौन कौन सी तीन चीजें, फाइनेंस चार्ज, करेंट सर्विस कॉस्ट और पास्ट सर्विस कॉस्ट। यहां से और ओसीआई में दोनों तरफ से एक एक ही आइटम है, कौन सा, रीमेजरमेंट गेन लॉस, है ना। और क्वेश्चन किस टाइप का डिजाइन किया जाता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टाइप का डिजाइन किए जाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिए रहते हैं, अपने को बैलेंसिंग फिगर, रीमेजरमेंट गेन या लॉस निकालने। बहुत कम क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा मैं अपनी पर्टिकुलर बुक से, जहां पर मैं आपको कभी कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दूंगा। तो क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दूंगा, रीमेजरमेंट गेन लॉस भी नहीं दूंगा, फिर दो चीज बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी। बैलेंसिंग फिगर एक ही चीज का निकलता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं पर्टिकुलर कवर किया हूं जहां पर दो चीजें बैलेंसिंग फिगर निकालने पड़ती है, वो निकल जाएगा, देखेंगे उसको बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है, जो मैं बोल रहा था कि क्या फाइनेंस चार्ज और फाइनेंस इनकम सीधा अपन ओपनिंग बैलेंस पे चुपचाप कैलकुलेट कर दे कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ इधर उधर करेंगे। तो देखना है, अब लिखना नोट्स फॉर फाइनेंस चार्ज।
देखो यार, जैसे आपका ओपनिंग फंड है, एक ओपनिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का 1 करोड़ रुपए, हाई सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड रेट है 10%। ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कम होता है 2 रीजन से बस, बेनिफिट पेड और कर्टेलमेंट के कारण। कर्टेलमेंट को भी किनारे करते हैं, बेनिफिट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बेनिफिट पेड जो है साल के आखिरी दिन हो रहे हैं, सपोज कब हो रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस तो शुरू से उतना ही था, आखिरी तक भी उतना ही था। तो आप फाइनेंस चार्ज ओपनिंग बैलेंस में कैलकुलेट करेंगे ही। लेकिन कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई एम्प्लॉय का बेनिफिट पेड 1 अप्रैल ही है, 1 अप्रैल ही है, तो क्या करोगे? पहले माइनस थे। तो ओपनिंग बैलेंस तो आपका कम हो गया, तुरंत कम हो गया 1 अप्रैल को। तो फिर वो जो बेनिफिट पेड है, जो 1 अप्रैल का बेनिफिट पेड है, उसको माइनस करके करोगे आप। होता क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बेनिफिट पेड की डेट नहीं दी रहती है। क्या मानोगे? क्लोजिंग में लास्ट। तो अपन लिखते हैं इफ बेनिफिट पेड इज लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, then finance charge will be calculated on opening balance. Second, if benefit paid is first day of accounting year, then finance charge will be calculated on opening balance less finance cost. Oh, sorry, opening balance less benefit paid. Opening balance less benefit paid. ठीक, और आप नोट लिख लेना, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो लास्ट डे मानेंगे, क्योंकि लॉजिकल होता है लास्ट डे, क्योंकि 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, उससे अच्छा 31 मार्च को रिटायर हो जाता है ना, इसलिए लॉजिकल अजम्पशन क्या है? लास्ट डे। तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन लास्ट डे वाले होते हैं। मेरी बुक में मैं एक क्वेश्चन डाला हूं डेट के साथ वाला, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, डेट के साथ वाला होगा तो क्या होगा। उसमें डेट मैं जानबूझ के 1 अक्टूबर डाला हूं, बेनिफिट पेड 1 अक्टूबर, आधा और आधा 31 मार्च। फिर कैसे करोगे? शुरू 6 महीने ओपनिंग बैलेंस पे, आखिरी का 6 महीना ओपनिंग बैलेंस पे आधा माइनस करके। ठीक है, वो क्वेश्चन डाला इसलिए गया है कि आप कंसेप्ट को क्लियर रखो। ठीक है ना, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन है, देख लो कर, जहां पर 1 अक्टूबर दिया गया। ठीक है, तो ये तो रही बात फाइनेंस चार्ज की। अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड की, फाइनेंस इनकम की बात करते हैं। चलो फाइनेंस इनकम पे आ जाओ, फाइनेंस इनकम पे आ जाओ।
जो बातें, जो चीज लायबिलिटी कम कर रही थी, बेनिफिट पेड, वो बेनिफिट पेड एसेट को भी कम कर रहे हैं। तो बेनिफिट पेड के लिए जो नोट्स वहां रिलीवेंट थे वो यहां भी रिलीवेंट। क्या रिलीवेंट है समझना। बेनिफिट पेड लास्ट डे है तो पूरा ओपनिंग बैलेंस पे है ना। बेनिफिट पेड फर्स्ट डे है तो ओपनिंग बैलेंस लेस बेनिफिट पेड। एक क्वेश्चन में क्या है, बेनिफिट पेड 1 अक्टूबर, तो फिर 6 महीना करना। तो वो नोट्स जो वहां थे वो यहां भी रहेंगे ही। तो आप लिख सकते हो बेनिफिट पेड के जो ऊपर नोट्स है यहां भी रिलेवेंट है। लेकिन फंड को एक और चीज बढ़ाती है, कम तो नहीं करती, कंट्रीब्यूशन पेड, उसकी डेट रिलीवेंट है। कंट्रीब्यूशन पेड का लॉजिकल अजम्पशन क्या होना चाहिए, लास्ट डे की फर्स्ट डे। कंट्रीब्यूशन पेड का लॉजिकल अजम्पशन क्या होना चाहिए, लास्ट डे होना चाहिए। साल खत्म होगा तभी तो कंट्रीब्यूट करूंगा। शुरू कैसे कर दोगे कंट्रीब्यूशन पेड, शुरू कैसे 1 अप्रैल को करना, उसे 31 मार्च को नहीं करेंगे। हाँ, जब तक करेंट सर्विस कॉस्ट नहीं पता होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो अपन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसका लॉजिकल अजम्पशन क्या है, लास्ट डे। क्या है, लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अवेयरनेस के लिए किसी क्वेश्चन में ये डाल दिया जाए, जैसा कि मैंने डाला है 1 अक्टूबर या 1 अप्रैल डाला है। तो जैसे 1 अप्रैल डाला जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन में फाइनेंस इनकम आएगा। ये समझ रहे हो। इफ कंट्रीब्यूशन पेड इज फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर तो फाइनेंस इनकम आपकी ओपनिंग बैलेंस जो है वो बढ़ गया है। किससे बढ़ गया है, कंट्रीब्यूशन पेड से। और 1 अक्टूबर वाले में 6 महीने का करना पड़ेगा। वो लिखोगे कि समझ गए, समझ गए ना। तारीख वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तारीख दे दिया जाए तारीख दे दिया जाए। देखो कंट्रीब्यूशन पेड लॉजिकल अजम्पशन क्या होते हैं, लास्ट डे। लेकिन कभी कभी लॉजिकल अजम्पशन ये भी हो सकता है फर्स्ट डे। कैसे बताऊं, पास्ट सर्विस कॉस्ट के लिए जो आपको कंट्रीब्यूशन करना है उसका तो कभी भी कर सकते हो आप, क्योंकि अब पास्ट सर्विस कॉस्ट जब लायबिलिटी बढ़ा रहा है, अरे यार पास्ट सर्विस कॉस्ट से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो मैं उसका एप्रोप्रिएट फंड में कंट्रीब्यूशन तो किया नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लायबिलिटी उतनी आनी नहीं थी। तो आप उसका कंट्रीब्यूशन कभी भी कर सकते हो। किसका, पास्ट सर्विस कॉस्ट के अगेंस्ट जो कंट्रीब्यूशन करोगे। कंट्रीब्यूशन दो होता है, अगेंस्ट करेंट सर्विस कॉस्ट और अगेंस्ट पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्वेश्चन में एक दिया तो एक ही मानो, अलग अलग दिया तो भी एक जोड़ दो उसको, डेट नहीं दिए तो। डेट दिया तो देख लेंगे। तो ऐसे करके अपने को ये चीजें दिखती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैलेंस शीट में दोनों चीजें जाएंगी क्या। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नॉन करेंट लायबिलिटी के हेडिंग में अदर नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में आपको ये भी दिखेगा क्या, लायबिलिटी और अदर नॉन करेंट एसेट में ये दोनों चीज दिखाएं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। प्रैक्टिकली क्या होता है, नेट करते हैं। नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, लायबिलिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब है लायबिलिटी माइनस एसेट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। क्या बोलेंगे, और बहुत कम ऐसा होता है कि नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट हो। इसका मतलब क्या है, एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है। तो बैलेंस शीट में जो चल रहा है, कस्टम बोल सकते हो या ट्रेड पैरेलेंस प्रैक्टिस जो चल रही है वो चल रही है, नेट करो। ठीक है,
और जिस लेवल पे अपन बैठे हैं उस लेवल पे अपन ये बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, तुम लोग नहीं देखोगे जहां पर ये दिखता हो आप। तो नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन या नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, तो ये मेरे सामने क्वेश्चन है, तो मैं तो लायबिलिटी अलग क्यों, एसेट अलग क्यों? क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं, एक ग्रॉस वाला भी आता है, एक नेट वाला भी आता है। तो पहले अपना टारगेट ग्रॉस वाला है क्वेश्चन, फिर एक आध क्लास बाद नेट कर देंगे, तो नेट वाला ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इनफ फॉर टुडे, को जाना है। नहीं सर, आप इनको पढ़ा दीजिए, मेरी रिकॉर्डिंग भेज। ठीक है ना यार, मैं इंटर को 10:45 बोल दी हूं। इसको